किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जो कल्ले बढ़ाने का फार्मूला आपको बताएंगे, ये फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला है। बहुत ही कम खर्च में आप भी अपने गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे, क्योंकि अभी जो कल्ले निकलने का समय है वो भी स्टार्ट हो गया है। और बाद में अगर आप कुछ भी कर लें तो कल्ले की बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी का एक निश्चित समय होता है। तो अगर आपने भी गेहूँ की बुआई की है या कर चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। आज हम कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे तरीके, आसान तरीके बताएंगे। उन्हीं में से एक सबसे चर्चित फार्मूला भी हम आपको बताएंगे, जो लगभग मैं अपनी सारी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि जो भी किसान साथी कोई भी वीडियो देखे तो उसे कल्ले बढ़ाने का ये आसान तरीका पता चल सके। तो एक एक करके आपको बताएंगे कल्ले कम क्यों रह जाते हैं। इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि हम ज़्यादा कल्ले कैसे ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं कल्ले न आने के कुछ प्रमुख कारण। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण होता है बहुत देर से गेहूं की बुआई करना। अगर आप गेहूं की बुआई बहुत ही देर से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कल्ले तो कम आते ही आते हैं, साथ में उत्पादन भी कम ही मिलता है। इसलिए समय से गेहूं की बुआई करने का प्रयास करिए। जितना देर बोएंगे उतना कम उपज, उतना कम कल्ले आएंगे। इसके साथ साथ किसान साथी वैरायटी के चयन के समय भी आपको ध्यान देना है। अच्छी किस्मों का चयन करेंगे, जो अधिक पैदावार देने वाली किस्में होती हैं, जो नई नई किस्में होती हैं, उन्हीं का चयन करेंगे तो ही आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जिस वैरायटी में ज़्यादा उत्पादन क्षमता होती है उस वैरायटी में कल्ले स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेत की तैयारी, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई। अब बात खादों की करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है कि सही समय पे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं की फसल में जो शुरुआती खाद होती है, जिसको हम बेसल डोज बोलते हैं, जो हम पहली खाद भी बोलते हैं, उस खाद के इस्तेमाल से ही आपके पौधे में अच्छे से शुरुआती विकास हो पाता है। बहुत सारे किसान साथी गलती क्या करते हैं कि बुआई के समय कोई खाद ही नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं खुद ही कल्ले कम आने के कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत में खाद नहीं डालेंगे, पौधे का जमाव होता है, जड़ों का विकास होता है, कल्ले का फुटाव तो बाद में होता है। जमाव के बाद अगर आपके पौधे के जड़ों को खाद की मात्रा मिल ही नहीं पाएगी तो कहाँ से उसमें अच्छे से फुटाव होगा, शुरुआती विकास ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम वह फार्मूला आपको बता देते हैं जिससे आप कल्ले बढ़ा पाएंगे। यह फार्मूला बताने के बाद कुछ ऐसे कारण आपको बताएंगे जिसके वजह से कल्ले बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इस फार्मूले में हम 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला हम कब प्रयोग कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप जानिए। ये फार्मूला पहली सिंचाई के बाद से लेके और गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल करेंगे तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। बीच में इस्तेमाल करेंगे तो बीज की ग्रोथ अच्छी होगी। बाली आने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो बालियां अच्छी आएंगी। जिस भी समय इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कल्ले निकलने के लिए करने वाले हैं तो इसका इस्तेमाल करने का सही समय है पहला सिंचाई करने के बाद। तो चलिए ये 5-6 चीज़ें हम आपको बताएंगे, जो आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है ये भी हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक जो आती है, एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, इसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे, मिट्टी में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका इस्तेमाल अगर आप ज़मीन में करते हैं बहुत ही कम लाभ, 2 से 4%, 5% ही लाभ पौधे ले पाते हैं, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर हम जिंक जो डालेंगे वो डालेंगे चिलेटेड वाली, जो थोड़ा बढ़िया काम करती है। तो चिलेटेड जिंक जो आती है एडीटीए रूप में 12% वाली, इसकी हम लेंगे 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे है जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे। अब जिंक के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा, सभी किसान साथियों को पता है। जिंक डालने से पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण बहुत ही बेहतर तरीके से होता है, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, पौधे में हरापन रहेगा, तभी तो ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो ज़्यादा कल्ले के फुटाव के लिए, अच्छे भोजन निर्माण के लिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। जिंक की कमी होने से पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे में जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। तो जिंक आपको डालना है 12% वाला 100 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको क्या लेना है, दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट।
मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है ये भी हम जान लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपयोगिता बढ़ जाती है। जो पहले आपने डीएपी डाला, जो अब आप यूरिया डालेंगे, उसकी उपयोगिता पौधे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे पौधे में ज़्यादा इसकी उपयोग होने से पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट से एंजाइम का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बढ़ता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट से क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है और नई शाखाएं बनने में ये काफ़ी मदद करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है, आपको कितना लेना है? मैग्नीशियम सल्फेट की आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से। तो इसके साथ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको क्या लेना है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के बारे में आप सभी को पता होगा। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है कि जड़ों का विकास बाधित हो सकता है, तो जड़ विकास में काफ़ी सहायता करता है। फेरस सल्फेट ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषण करवाता है, मतलब जो आपकी भोजन है मिट्टी में उपलब्ध उसको ज़्यादा मात्रा में पौधे तक पहुँचाता है। और फेरस सल्फेट से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जो पत्तियों में हरापन आपको दिखता है वो फेरस सल्फेट की वजह से ही दिखता है। एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण में फेरस सल्फेट काफ़ी मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी मदद करता है। पौधे के तने को भी मजबूत करता है, जिससे फसल जल्दी गिरती नहीं है। मिट्टी को अम्लीय भी बनाता है। फेरस सल्फेट कितना आपको इस्तेमाल करना है? 500 ग्राम, यानी आधा किलो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अलग चीज़ होती है, मैग्नीज सल्फेट अलग चीज़ होती है। हालांकि दोनों के इस्तेमाल से फ़ायदा लगभग सेम टू सेम ही मिलता है। इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी सुधार होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, इसको बढ़ाता है, नई शाखाएं बनने में काफ़ी हेल्प करता है, बीजों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार मैग्नीज सल्फेट भी करता है। तो यहाँ पे जो हमने ये 4 चीज़ें बताई, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं हरापन लाने में हेल्प करेंगी, जिससे पौधे में अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण होगा। जब पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होगा तो स्वाभाविक रूप से पौधे में ज़्यादा शाखाएँ, ज़्यादा कल्ले आएंगे। और कई बार इनकी कमी से भी पौधे हमारे बौने रह जाते हैं, पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं, विकास सही से नहीं हो पाता है। इसके साथ पांचवी चीज़ आपको क्या लेना है? पांचवी चीज़ आपको इसके साथ लेना है बोरोन। बोरोन अगर हमारी मिट्टी में नहीं रहेगा तो पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। बोरोन बहुत ही आवश्यक सूक्ष्म तत्व की गिनती में आता है। बोरोन अगर आपके पौधे में अच्छे से रहेगा तो पौधे में अच्छे से भोजन सभी जगह पे पहुंच पाएगा। बोरोन भोजन पहुंचाने का भी काम करता है। बाद में बोरोन फल फूल में भी काफ़ी हेल्प करता है, परागण में काफ़ी हेल्प करता है, पराग नली के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन कल्ले निकलते समय अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के सभी भागों तक जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, चाहे कोई खाद्य पदार्थ हो, चाहे पानी वगैरह हो, उसको सभी अंगों तक पहुँचाने का काम बोरोन करेगा। जो भी आप खाद पानी देंगे वो सही से लग पाएगा। तो बोरोन कितना लेना है? जो बोरोन आता है 20% वाला 100 ग्राम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी के साथ आपको इस्तेमाल करना है जो आता है यूरिया, दानेदार यूरिया। 1 किलो से लेकर 2 किलो पर एकड़ के हिसाब तक आप इस्तेमाल करिए। यूरिया के इस्तेमाल से कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे में हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने 6 चीज़ें आपको बताई। मैं फिर से आपको बता दूँ, जो जिंक है 12% वाला 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, बोरोन 100 ग्राम 20% वाला और यूरिया 1 से 2 किलो। ये 6 चीज़ें आपको लेनी है। इनका अलग अलग आपको घोल बनाना है और टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। कल्ले का फुटाव होगा, सूक्ष्म तत्व की कमी भी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 दिन के अंतराल पे इसका इस्तेमाल दोबारा भी आप दूसरे पानी के आसपास कर सकते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आप आसानी से इस्तेमाल करिएगा। बहुत महंगा फार्मूला नहीं है, सभी चीज़ें आपको लेना है और इस्तेमाल कर देना है। अब मैंने शुरुआत में जैसा कि आपको बताया था, कल्ले कम आने की एक मुख्य वजह हो सकती है फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी होती है अगर आपने डीएपी की कम मात्रा डाली हुई है या फिर कुछ ऐसी वैसी गलतियां कर दी हैं तो इसकी कमी आ जाती है। तो इसकी कमी को कुछ पूरा करने के लिए एक एनपीके आता है 1261 0।
इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल पहले पानी के आसपास, अगर आपने बुआई के समय डीएपी कम डाली है, डीएपी डालते समय कुछ गलती कर दी है, जैसे जिंक वगैरह डाल दिया है, या फिर आपने बाद में ऊपर से डीएपी डाला है तो भी नहीं मिल पाता है ज़्यादा मात्रा, तो ऐसी कंडीशन के लिए, यानी फास्फोरस की कुछ कमी है, तो आप फास्फोरस के मतलब उपयोग के लिए आप NPK 1261 का इस्तेमाल करिए। 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर ज़्यादा कमी है तो अधिकतम 2 किलो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 1-1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। फास्फोरस की कुछ पूर्ति यह NPK कर पाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करिए जब आपने फास्फोरस यानी DAP या SSP या NPK कम मात्रा में डाला हुआ है, या फिर डालते समय कुछ आपने गलती वगैरह कर दी हो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्रदान कर दी है जिसके द्वारा आप लाभ उठा के अच्छे खासे कल्ले अपने गेहूं में ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, अपने दूसरे किसान साथी के साथ ये वीडियो आप शेयर करिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।